हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का पिरामिड क्लास चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है वो है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेल का ईएमएफ निकालिए, और ये आपका गिवन ऑप्शन है ABCD। और ये आपका ई नॉट ये निकिल के लिए दिया हुआ है और AU के लिए दिया हुआ है। तो वैल्यू दिया हुआ है -0.25 एंड 1.5 वोल्ट। ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और ये आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन दिया हुआ है। ये ऊपर में जो ये मैंने टिक लगा के रखा है, ये आपका सेल रिएक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, और मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया है आप लोगों को कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप मेरी पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें, इसे हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दो चीज़ें आप जानिए। जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ आपको सेल रिएक्शन होता है, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि किस एंड पर एनोड है और किस एंड पर कैथोड है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला साइड जो होगा, ये आपका हो जाएगा एनोड, और ये वाला साइड हो जाएगा कैथोड। तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, इसे चेक करने के बाद, और ये बीच में क्या होता है? ये वाली बीच में क्या होता है? ये सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। ठीक, और ये आपका ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1m मोलरिटी, 1m, ये भी यहाँ भी मोलरिटी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जो वैल्यू दिया हुआ रहता है, यहाँ पर जो ये वैल्यू है, और जिसे मैंने एरो से जो दिखाया है, यहाँ आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर, इस जगह पर, यहीं पर हम लोग फाइनली चेक करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो Na+2 से Na बना, और Au+3 से Au बना, यानी कि यहाँ हम लोग चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के लिए एक कोड वर्ड जो था हम लोगों का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, LEO। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ अगर +2 है, +2 से यहाँ पर कोई चार्ज नहीं हुआ, यानी कि 0 हो गया। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ होगा? निकिल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, या निकिल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो जैसा कि हम सबको ही जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो प्लस साइन बनेगा, और जब वो गेन करेगा तो नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि निकिल जो है इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है। ठीक, तो यहाँ पर इस जगह पर निकिल का रिडक्शन हो रहा है, इस जगह पर निकिल का रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू दिया हुआ है -0.25 वोल्ट, ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का मतलब है कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही रखना है। अगर कोई वैल्यू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया हुआ है, तो उसे आप कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है? तो उसको सिंपली उसका साइन चेंज करना है। हम लोग को जो वैल्यू दिया हुआ है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ भी Au+3 से Au हुआ है, यानी यहाँ भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहाँ भी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। यानी यहाँ भी 1.5 का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, अब हम लोग फाइनली इसे सॉल्व करते हैं। सारा चीज मैंने समझा दिया। यहाँ आइए, यहाँ मैंने इसका फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, कैथोड माइनस एनोड। यहाँ मैंने एलईओ जीआर लिखा हुआ है। यहाँ मैंने सिंपली आप लोगों को बताया यहाँ लिख के कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए यहाँ रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए यहाँ भी रिडक्शन है। तो इसका हम लोग जो हमारा आंसर होगा तो कैथोड का वैल्यू पहले रखना है। तो ये वाला एंड देखिए मैंने लिखा है कैथोड है, ये वाला एंड कैथोड है, यानी एयू वाले वैल्यू को क्या करना है पहले रखना है हम लोग, यानी 1.5, यानी इस जगह पर हमारा 1.5 आएगा। और ये निकिल का यहाँ पर देखिए माइनस 0.25 जो कि एनोड की जगह पर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस 0.25, बस सिंपल। अब यहाँ आप लोगों को 1.5 और इसे क्या करना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 0.25। तो यहाँ पर अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो 1.75 वोल्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा हुआ है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, यानी कि ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ एनोड है, ये वाला देखिए आप, ये एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ सेल रिएक्शन होता है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हाफ सेल रिएक्शन होता है। इसे हम लोग बोलते हैं हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसे हम लोग बोलते हैं हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन। तो पूरा फुल मिला के बोला जाता है सेल रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ये देखिए हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये Zn से Zn+2। देखिए क्वेश्चन का लिखने का ढंग अलग अलग होगा, हमें केवल मेन थीम को पकड़ना है, हम लोगों को मेन चीज को पकड़ना है कि हम लोग ये पता लगा लें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और फिर हम लोग इसका ध्यान दें कि ये ई नॉट की जो वैल्यू दी हुई है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में लिखा हुआ है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखा हुआ है। बस ये अगर जैसे ही हम लोगों ने चेक किया ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब देखिए यहाँ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का सेल रिएक्शन दिया हुआ है। तो सेल रिएक्शन ठीक है, ओके दिया हुआ है, उससे अभी वो कंसर्न नहीं है हमारा। हम लोग को सिंपली यहाँ से चेक कर लें, Zn से Zn+2 हुआ, Fe से Fe+2 हुआ, तो यहाँ हम लोग पहले चेक करते हैं। तो Zn से Zn+2 हुआ, ये इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। Zn से आपका क्या बना, Zn+2 बना, तो यहाँ पर क्या हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये वाला क्या हुआ, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू दी हुई है, ये जो वैल्यू दी हुई है ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये वैल्यू क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए इसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड जो वर्ड है वो ई नॉट के लिए आता है। अगर यही ई नॉट नहीं लगा रहता तो हम लोग सिंपली बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर हो गया। तो सिमिलरली यहां पर भी Fe से Fe+2 हो रहा है, तो ये वाली भी वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वाली वैल्यू भी है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये वाली वैल्यू भी है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग फाइनली देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को। यहां देखिए सेल रिएक्शन में क्या हुआ, Fe+2 से ये Fe जा रहा है, Fe हो जा रहा है, और ये Zn से Zn+2 हो रहा है। अगर यहाँ सेल रिएक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, +2 से Fe हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। तो यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ Zn से Zn+2 हो रहा है, तो यहाँ इसका क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ, ये जो ई नॉट की जो वैल्यू हुई है, ये इस रिएक्शन से, इस हाफ सेल वाले से आपको पकड़ना है कि वो मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको भी बनाने के लिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला वही होगा,
ये, ठीक है। अब यहां पर फिर वही ये तो हो गया कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो यहाँ साइन चेंज करना है। यहाँ इसको अगर हम लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में बनाने के लिए यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देंगे। लेकिन अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन एज अ एनोड काम कर रहा है और कौन एज अ कैथोड काम कर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर इसे डिसाइड करने के लिए जरा सेल रिएक्शन को एक बार फिर से देखिए। Fe+2 से Fe हो रहा है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। तो ये क्या है, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होने के बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, ये काम करेगा, आपका बिहेव करेगा एज अ कैथोड, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये कैथोड पर काम करेगा। ये आपका Fe+2 से Fe जो ये कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, और Zn से Zn+2 यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये एनोड की तरह काम करेगा। यानी कि ये वाला पोर्शन आपका पूरा जो है, ये वाला पोर्शन ये आपका कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन आपका पूरी तरह से एनोड की तरह का बिहेव करेगा, ये वाला। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि कैथोड का वैल्यू आप क्वेश्चन में देखिएगा, तो उसका ये E0 की वैल्यू दी हुई है 0.41 वोल्ट, यानी कि यहाँ साइन चेंज कर देना है। जैसे ही इसे आप साइन चेंज करेंगे तो ये SRP हो जाएगा। ये दिया था SOP, ये दिया था SOP, ठीक। इसी तरह से आपका Zn का कितना वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है SOP। तो इसका भी साइन हम लोग चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका SRP आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके वैल्यू को रखते हैं हम लोग। तो कैथोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है अभी मेरा, ये आपका करेगा आयरन Fe, तो -0.41 माइनस फिर -0.76, तो -0.41 प्लस 0.76। तो यानी इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 - 1 ये 5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 0.35 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका दोनों आंसर सॉल्व हुआ। तो इसका आंसर आइए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 2 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, तो देखिए सेकेंडरी सेल तो हमारा एक तो होता है हमारा प्राइमरी सेल, एक होगा हमारा प्राइमरी सेल और एक होगा हमारा सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होगा, सिंपल वे में अगर हम लोग बोले तो उसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बार जब आप चार्ज किए और उसको यूज कर लिए तो फिर दोबारा आप उसे चार्ज नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल में आपका आ सकता है ड्राई सेल, मरकरी सेल है, ठीक है ना। ये सब जो होगा ये सब आपका प्राइमरी सेल में आ जाएगा। ये आपका मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है कि आप उसको फिर से दोबारा चार्ज कर सकते हैं, फिर से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल सब क्या होता है, लीड स्टोरेज सेल, लीड स्टोरेज सेल आप इसको बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर में आपका क्या हो सकता है, आपका सेकेंड नंबर एग्जाम में निकिल कैडमियम है। निकिल कैडमियम का भी आपका निकिल कैडमियम CD स्टोरेज सेल। तो इसका जो आपका एग्जाम्पल ये आंसर जो होगा 3 का, तो लीड स्टोरेज सेल ही होगा आपका, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा B। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है कि आप इसे चार्ज कर सकते हैं, ये चार्ज नहीं कर सकते हैं आप। एक बार चार्ज हो गया तो फिर ये दोबारा आप इसे चार्ज नहीं कर पाएंगे। और आप इसमें सेकेंडरी सेल में क्या कर पाएंगे कि आप इसे चार्ज
कर सकते हैं, कैन बी चार्ज्ड। ये थोड़ा याद रखना है आपको। तो ये सिंपल वे में मैंने इसे समझा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा लीड स्टोरेज बैटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। अब आ रहा है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है 4th नंबर क्वेश्चन कि फॉर ए सर्टेन रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए यहाँ सर्टेन रिडॉक्स ई नॉट इज पॉजिटिव, दिस मीन्स डैट, मतलब कहा जा रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वो पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है? तो डेल्टा जी नॉट, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहले तो डेल्टा जी नॉट जो होता है ये क्या होता है, ये फ्री गिब्स एनर्जी होता है। ये फ्री गिब्स एनर्जी सिस्टम की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है जिससे हम लोग कुछ यूजफुल वर्क करते हैं, जिससे यूजफुल वर्क किया जा सके, ठीक है ना। तो हाँ, इंटरनल जो उसकी एनर्जी जो होती है, उस सिस्टम की कोई इंटरनल एनर्जी होती है ये, जिससे हम लोग कुछ यूजफुल वर्क करते हैं, फ्री गिब्स एनर्जी। तो इसका तो फॉर्मूला जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस आपका एन एफ ई नॉट होता है, ये वाला, ये जो आपका हम ये जो आपका यहाँ पर आंसर जो ये फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो अभी तो क्या है कि इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि इसका मतलब क्या है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी ई नॉट पॉजिटिव होगा तो आप लोग को पता है कि इसमें 2 टाइप का सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हुआ कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते रहेंगे, और वही केमिकल जो चेंजेस हो रहा है उसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करती है थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो जब भी ई नॉट पॉजिटिव हो तो वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन तो हो ही रहा है, साथ में उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब कि वो अपने आप होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ याद रखिए आप, एक चीज मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि जब भी ई नॉट आपका पॉजिटिव होगा तो आपका रिडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही, रिडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही, साथ में वो रिएक्शन जो होगी स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया कि वो अपने आप होते रहेगी, ठीक है, वो होती रहेगी। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका डेल्टा जी नॉट जो होता है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों? अब स्पॉन्टेनियस के लिए क्या है कि ई नॉट पॉजिटिव हो गया, तो यहां पे ई पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है कि ओवरऑल जी नॉट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्योंकि रिएक्शन में तो वो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो है हम लोग को सीधे ये बोल दिया है कि वहां रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसका मतलब है कि वो स्पॉन्टेनियस है। तो यानी कि यहां से हम लोग एक चीज तो पकड़ लिए कि डेल्टा जी नॉट जो है वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव लिख रहा है, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये सी है, ये सी ऑप्शन है। यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव एंड के इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ डेल्टा जी इज निगेटिव, के इज लेस देन। यहाँ के का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा कि इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि के इज ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ के ग्रेटर देन 1 होगा, के लेस देन 1 नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका ये जो है डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है, इसलिए ये नहीं सोचना है कि के जो है लेस देन 1 होगा, नहीं, यहाँ पर के आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि दोनों चीजों से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 4 का सी होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा 4 का सी। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन,
तो ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ई नॉट रेट का मतलब यहाँ रिडक्शन है, ई नॉट ओ एक्स आई का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन है, और ये आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव तो होता नहीं है, डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ केटायन, स्पीड ऑफ केटायन, स्पीड ऑफ एनायन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब कि 6 का आंसर हो जाएगा डी। 6 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है 2 लॉ होता है आपका। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि पहला सेकंड लॉ से आप लोग बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द प्रॉपर्टीज हैज बीन नॉट मैच्ड करेक्टली। ठीक है, तो यहां पर आपका ये आपका मोलर कंडक्टेंस है, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, यहाँ सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हमको सिंपली आपसे ये बेसिकली ये फॉर्मूला अगर आपको पता है या आप यूनिट अगर आपको पता है तो वही आपको चेक करना है कि कौन यहाँ मैच्ड करेक्टली नहीं है। तो आइए इसके लिए थोड़ा मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूँगा। पहले ये थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इधर आइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस है इसका जो है हम लोग इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे? इस सिंबल से डिनोट करते हैं, पता होगा आप लोगों को। और ये आपका कप्पा है के स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए, और ये आपका वॉल्यूम हो गया। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इसी कप्पा इंटू वी को हम लोग 1000/C कॉन्सेंट्रेशन, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ग्राम इक्विवेलेंट आता है। ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो ग्राम इक्विवेलेंट कितना डिजॉल्व्ड है पर cm³ में, उसे हम लोग देखते हैं। तो इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1000/N नॉर्मलिटी। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्लियर हो गया। तो ये यहां पर हम लोग का ये फॉर्मूला हुआ। फिर यहां पर हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस को देखते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए ये इसका होता है 1/ρ हो गया। ठीक है, अब यहां पर ρ इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? R रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई L। ठीक है, अब इस रो वाले वैल्यू को यहां पे हम लोग पुट करें तो क्या मिलेगा हम लोग को? के का वैल्यू। ये मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यूनिट वगैरह कैसे निकालना है। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को प्लेस करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा L/A और इंटू 1/R। ठीक है, इस वैल्यू को, रो के इस वैल्यू को आप लोग यहाँ प्लेस कर देंगे तो ये आपका फाइनली ये आ जाएगा L/A इंटू 1/A। ठीक, यहां पर एक चीज याद रखना है कि वेयर L/A जो होगा वो आपका क्या है? सेल कांस्टेंट है। इसे L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोगों को इसका भी फॉर्मूला पता चल गया। अब हम लोग यहां देखते हैं मोलर कंडक्टेंस को। मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस को ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे यहीं पर यूनिट की अगर बात हो, मैं यहीं से चलता हूं फिर पीछे चलेंगे हम लोग।
तो यहाँ पर आप देखिए कप्पा का, तो कप्पा का देखिए हम लोग मीटर में, जैसे कि सेंटीमीटर में ही हम लोग इसे लेंगे। हम लोग अभी मीटर में भी जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले कप्पा का आप लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आप लोग यूनिट निकालिए। जैसे एल के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एल के लिए हम लोग सेंटीमीटर यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। लेंथ को आप लोग सेंटीमीटर लीजिए, एरिया को आप लोग क्या कीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, और 1/, ये हो गया रेजिस्टेंस का, ठीक है, कप्पा के लिए। तो यहाँ पर इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसको कैंसिल कीजिए, सेंटीमीटर। तो यानी कि फाइनली हम लोग का स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये। इसका मतलब है कि आप लोगों का ये पर ओम पर सेंटीमीटर, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आपका यूनिट आ गया, ठीक है। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, इस जगह पर जब आप इसी तरह से कप्पा का वैल्यू पुट करेंगे और वॉल्यूम का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा पर ओम, और सेंटीमीटर में करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा। और यहां आप लोग करके देखिए, थाउजेंड का तो कोई यूनिट में लेते नहीं है हम लोग, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप लोग मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर आप जो फाइनली सॉल्व करेंगे इसे, तो सेंटीमीटर के ऊपर जाएगा तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोल। तो आपका हो जाएगा ये एक फॉर्मूला होगा। और दूसरी एक चीज याद रखनी है आप लोगों को कि पर ओम को हम लोग सीमेंस, SIEMENS, सीमेंस भी बोलते हैं। तो यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। तो अब हम लोगों का जो क्वेश्चन बोला जा रहा है इसे देखिए, कौन आपका मैच नहीं कर रहा है। 7th नंबर क्वेश्चन में कौन आपका, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखिए यहाँ पर कैसे कैसे हो रहा है आपका मोलर कंडक्टेंस के लिए। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है मोलर कंडक्टेंस के लिए। देखिए सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ तो ये तो मीटर में चूंकि दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेट किए हैं, बस सेंटीमीटर की जगह यहाँ पर मीटर प्लेस कर दीजिएगा तो यही वाला चीज आ जाएगा आपका, ये वाला S मीटर स्क्वायर। तो ये तो करेक्टली मैच्ड है। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट के लिए आइए, यहाँ देखिए सेल कांस्टेंट के लिए यहाँ पे आइए। सेल कांस्टेंट का अगर यूनिट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका सेल कांस्टेंट। देखिए यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको, सेल कांस्टेंट तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर 1/, सेंटीमीटर यानी कि, तो ये आपका आ जाएगा सेल कांस्टेंट के लिए। तो सेल कांस्टेंट देखिए मीटर में है तो ये भी मैच्ड है, यानी ए बी तो क्लियर है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए देखिए यहाँ पे आइए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए पर ओम पर सेंटीमीटर है, लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सीमेन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी मैंने यहाँ आपको बताया, इस जगह पर मैंने आपको बताया कि पर ओम के लिए आप सीमेंस लिखते हैं। तो चलिए यहाँ आइए, तो पर ओम के लिए अगर आप इसके लिए सीमेंस लिखते हैं तो ये तो आपका ये बनना चाहिए पर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर आपका मीटर स्क्वायर है, तो यही परफेक्टली मैच नहीं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस के लिए आपका यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका ये भी आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ नॉर्मलिटी के लिए। तो इसे हम लोग यहाँ पर ओम के लिए सीमेंस लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका
ये सेंटीमीटर और ये यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट -1। तो ये यहाँ पर जो परफेक्टली मैच्ड नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। ये परफेक्टली मैच्ड नहीं है, ये वाला सी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 7th नंबर क्वेश्चन। आइए अब अगला लेते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू डिपोजिट 50 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग Al2O3 यूजिंग ए करंट ऑफ 105 एम्पियर। ठीक है, तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग देखिए ध्यान से और ट्राई कीजिए अपने से सॉल्व करने का इसे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम लोग को टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए जो वैल्यूज दी हुई हैं इसे आप देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, 8। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता होगा, NF I × T। देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से ZI/T पता है हम लोगों को, और यहाँ Z = A/NF। ठीक है, तो A क्या होता है, ये होता है आपका एटॉमिक वेट हो जाएगा, और N जो हो गया नंबर ऑफ वैलेंसीज इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो आइए यहाँ पे टाइम पूछ रहा है निकालने के लिए। तो टाइम WNF डिवाइडेड बाई A × I। अब यहाँ पे हम लोग को सिंपली वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट कीजिए। वेट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का 50 ग्राम। और देखिए N को कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ N देखिए, एल्युमिनियम जो होगा ये +3। ठीक है, एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इसका डिकम्पोजिशन होगा। तो एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, तो क्या हो जाएगा इसका Al में कन्वर्ट होगा। तो यानी कि यहाँ पर N जो है कितना आ गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 और फैराडे 96500। ठीक है ना, और ये A क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम 27, और I कितना दिया हुआ है 105। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 5102.2 सेकेंड नियर अबाउट आएगा, जिससे कि आप जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.42 आवर, ये आपका आंसर आएगा लगभग। ठीक है, तो ये वाला 96500 ये फैराडे का वैल्यू होता है, 1 फैराडे, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग 96500 यूज करते हैं। तो यहाँ तो 3 है, 3 मोल है, तो इसलिए 3 × 96500 होगी। तो अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा, क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या, 1.42 8 का। तो 8 का ये 1.42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो 9 का तो खैर बहुत ही आसान है, अभी पीछे ही बताया था। ये हो जाएगा आपका -N Fe सेल है। अब देखिए यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ, इसलिए B नहीं होगा। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, और ये तो 0 ही बोल रहा है, इसलिए ये हो गया। अब आइए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 10 का क्या है आंसर हम लोगों का। तो 10 में देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे कि द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें से किसका जो है मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा इसमें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है मोलर कंडक्टेंस का।
क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हम लोग का 10। तो मोलर कंडक्टेंस के लिए कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, ये मोलारिटी है और ये आपका मोलर कंडक्टेंस है। तो इन दोनों के बीच क्या चीज का रिलेशन है हम लोग के पास, 1/m। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन के लिए क्या पूछा जा रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होनी चाहिए हाई, इसके लिए क्या होगा, m का वैल्यू कम होना चाहिए। तो इसमें हमारा सबसे कम वैल्यू जो है किसका है, इसे देखना होगा हम लोगों को। तो चेक कीजिए, इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, वो 0.001 है, 0.002 है, ठीक है, 0.02। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसकी वैल्यू कम है तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा हो जाएगी इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है 1F इक्वल टू हाउ मच कूलम, अभी मिला था हम लोग को, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, 96500 कूलम, ठीक है। 11 भी हो गया। व्हाट फ्लोज इन द इंटरनल सर्किट ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, मतलब पूछा जा रहा है कि गैल्वेनिक सेल जो होता है हमारा उसमें क्या फ्लो करता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आयंस आपका फ्लो करता है इसमें, आयंस, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज आप लोग समझिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझिए। देखिए एक होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस थोड़ा आप लोग जानिए। ये जो होगा, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि यहां 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे इसमें, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होंगे ये आपका एक बाहर, इसको एक एक्सटर्नल सर्किट तैयार किया जाता है एक वायर ऐड करके, ठीक। और यहाँ पर आपका बीचों बीच ये जो होगा एक सॉल्ट ब्रिज होगा। ये आपका, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा, गैल्वेनिक सेल जो अभी आपका क्वेश्चन में आया था, गैल्वेनिक सेल जो होता है वो आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल होता है। गैल्वेनिक सेल जो होगा आपका इलेक्ट्रो। तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान देंगे। इससे ये एंड निगेटिव होता है, ये एंड पॉजिटिव हो जाता है। इस एंड को गैल्वेनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो निगेटिव एंड वाला इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड कहलाता है, और यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। और ये वाला जो पॉजिटिव वाला एंड होता है इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, और यहाँ रिडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या सपोज कीजिए कि ये आपका Zn का इलेक्ट्रोड है और ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है। यहाँ से Zn+2 इस इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। ये यहाँ पे सॉल्यूशन ZnSO4 का होगा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन CuSO4 का होगा, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ये फिगर बना के मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा आइडिया रहे। ये देखिए, तो यहाँ से ये लूज हुआ इलेक्ट्रॉन और इस पे ये गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो यहाँ पे यहाँ पे जो ये रिएक्शन होगा ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर साइमल्टेनियसली जो है आपका ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जरा यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें होगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेटअप में क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड आप लोग को नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये कंटेनर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग 2 सेपरेट कंटेनर का भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड जो है आपका आ जाता है, दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, और इसको हम लोग बाहर एक
बैटरी से ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसका जो प्लस वाला एंड होगा और इसका जो माइनस वाला एंड होगा, तो ये वाला एंड हो जाता है आपका यहाँ पर कैथोड और ये वाला एंड हो जाता है एनोड। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें सेल का, इसमें बैटरी का यूज नहीं हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ सेल का यूज हुआ है। यहाँ एक ही कंटेनर है, यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर आते हैं जिसमें सॉल्ट एवरेज लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इसमें हम लोग देखिए, लाइटिक का मतलब यहाँ होता है ब्रेक करना, तोड़ देना। तो इलेक्ट्रिसिटी देकर हम लोग क्या करते हैं कि आयन में ब्रेक करते हैं और तब केमिकल रिएक्शन होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिक होते रहता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मिलती है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, इसमें स्पॉन्टेनियस होगा और इसमें हम लोगों का नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसमें अपने आप नहीं हो रहा है। हम लोग को पहले सेल ऐड करना होता है, बैटरी या सेल ऐड करते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं, तब उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में आती हैं। ये जो भी इलेक्ट्रोड बने होंगे, जेड कॉपर जिसके भी बने होंगे, उसके आयंस क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, देन रिएक्शन होता है, केमिकल चेंजेज होता है। तो ये एक छोटा सा सेटअप था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ये गैल्वेनिक सेल का हो गया, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे बुक करते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल एक्स वाई जेड आर -1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट एंड -3.04 रिस्पेक्टिवली, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है, तो आइए इसको दिखाइए हम लोग कैसे करें। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। आपका रिड्यूसिंग पावर आपसे पूछा जा रहा है कि ये सारे मेटल्स का रिड्यूसिंग पावर क्या होगा। तो इसका जो है ऑप्शन सब दिया हुआ है, वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 13 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक रिलेशन होता है, इसको आप लोग याद रखिए। ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग पावर आरपी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी रिलेशन से ये। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो वैल्यू सब क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1.2 वोल्ट, वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, +0.5 वोल्ट, और जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3 वोल्ट। -1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट और जेड का वैल्यू -3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को बताना है कि किसका वैल्यू जो है, ये जो आप एक और एज पर ऑब्जेक्टिव में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप जवाब दीजिए। जैसे कि यहाँ पे वाई बड़ा है, जेड बड़ा है, एक्स बड़ा है, कि एक्स सबसे बड़ा है, वाई, ऐसे करके। तो इसमें जो जिसकी, अब यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो जिसकी वैल्यू यानी कि ई नॉट की वैल्यू क्या, जिसकी कम होगी, तो आरपी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा, रिड्यूसिंग पावर उसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली क्या जवाब आपका आएगा। तो ये तो प्लस में है 0.5, यानी कि ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। फिर -1.2 वोल्ट है और इसी तरह जेड का -3 वोल्ट है। तो इसमें आंसर जो है हम लोग का क्या क्या हो सकता है, इसमें आंसर जो है हम लोगों को करना है इसका। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसके बेसिस पे आप लोगों को जवाब देना है, इसके बेसिस पर।
तो इसका आंसर जो है 11 का 11 के कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके बेसिस पे इसका आंसर जो हो गया सी, इसका आंसर सी होगा। तो यानी कि y का सबसे कम हो जाएगा, y का सबसे अधिक हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ से इसका देखिए, तो यानी कि इसका 13 का आंसर हो जाएगा सी, 13 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ के वैल्यू को देखकर आप लोगों को इसका आंसर लगाना है। ये रिलेशन आप लोग को याद रखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग पावर के बीच। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। 14th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल जो है, गैल्वेनिक सेल तो अभी हम लोग किए ही थे। तो इसमें क्या बोला, कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज्ड, कैथोड जो है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल देखिए, गैल्वेनिक सेल के बारे में ही क्वेश्चन है। तो कैथोड क्या है, पॉजिटिव है, एनोड क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए कैथोड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एनोड इज नेगेटिव, ये भी ठीक है। रॉन्ग पूछा जा रहा है आपसे, रॉन्ग। तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड लिखा हुआ है, एट द एनोड। तो रिडक्शन तो आपका कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। तो बोला जा रहा है आपसे यहाँ ऑप्शन में कि रिडक्शन जो है एनोड पे होता है। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, 14th का सी हो जाएगा, 14th का सी हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पूछा जा रहा है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होगा। तो यहाँ पर आपका ये देखिए क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर देखिए फ्लो आपका, यहाँ देखिए एनोड से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे इसमें थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ये फ्लो होगा, ये ऐसे किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये एनोड है, ये कैथोड है। तो ये बैटरी लगा हुआ है, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, यानी इंटरनली ये ऐसे फ्लो करेगा, मतलब कि कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 15। आइए आप 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl द रिएक्शन दैट ऑकर्स एट द एनोड इज। अब पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया जाएगा NaCl का, तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या क्या हो सकता है। तो क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, क्लोराइड आयंस आर रिड्यूस्ड, सोडियम आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम आयंस आर रिड्यूस्ड। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का आपका ए, 16 का आपका आंसर हो जाएगा ए। एनोड पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, जैसे ब्रेक हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस, आयंस में ब्रेक होगा ये, तो आयंस में ब्रेक होगा, तो ये आपका आयंस में ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा Na+, ये हो जाएगा Cl-। ठीक है, तो अब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एनोड पे पूछा जा रहा है, तो आप क्लोराइड आयन के लिए ही जाइएगा, सोडियम तो जाइएगा, इसलिए सोडियम C&D वाला आंसर तो आपका होगा नहीं। तो क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड होगा, वहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ये। तो ऑक्सीडाइज, क्योंकि देखिए Cl- है, तो ये माइनस इसको हटाना अगर होगा तो इसको क्या करना होगा, इसको यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होना पड़ेगा। तो इसलिए क्लोराइड आयंस जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यहाँ 16 का आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एनोड। ये देखिए एनोड पे आपसे पूछा जा रहा है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप लोग
ये कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो एनोड पर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए तो आपको हम एक रिएक्शन लिख देते हैं, वहाँ से आप लोग इसे देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, तो यहाँ देखिए आप H2SO4, H2SO4 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2H+, ये जब आपका एक्वस, ठीक है, तो ये एक्वस हो गया। अब आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा सल्फेट आयन, ये भी एक्वस में हो जाएगा, ठीक है। और H2O जो होगा वो ब्रेक करेगा आपका, तो ये हो जाएगा H+ और ये हो जाएगा AQ, और ये OH- हो जाएगा, ये हो जाएगा AQ। तो एट एनोड, ये मैं फुल रिएक्शन लिख दे रहा हूँ आपके लिए, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। एड, ये पूरा बैलेंस करके मैं लिख रहा हूँ, 2H2O, ठीक है, और ये आपका हो जाता है, यहाँ O2 बनता है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आपका आएगा। और एट कैथोड जो होगा, कैथोड ये आपका बनता है 2H+ प्लस ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये आपका बनेगा H2 गैस। तो एनोड, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस अगर सल्फ्यूरिक एसिड का कराते हैं अगर आप यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एनोड, ठीक है ना, एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। तो भाई यहाँ देखिए आप, एनोड पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन को। 0.0 m है सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज ए रेजिस्टेंस, देखिए दिया हुआ है 40 ओम इन ए सेल हैविंग सेल कांस्टेंट दिया हुआ है 0.4। इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है हम लोगों को, मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो आइए मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। इसके लिए क्या है, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया, आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसके लिए देखिए पहले आप लोग कप्पा निकालिए, L/A इंटू 1/R, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, 0.4, और यहाँ रेजिस्टेंस आपका 400 दिया हुआ है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 10 का पावर -2 आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। फाइनली कैसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 4 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपको कैसे करना है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये निकालिए, तो यहाँ पर कप्पा का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, कप्पा का वैल्यू हमारा आ गया, ये 10 का पावर -2 हो गया, ये 1000 हो गया। और कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, वही मोलरिटी दी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.01, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये 10 का पावर Q हो गया, और ये नीचे में इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर -2, तो ये तो 10 का पावर ये वाला आपका, ठीक है। इसको आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर 10 का यहाँ पर 10 का पावर -2 हो जाएगा, तो ये तो आपका कैंसिलिंग हो जाएगा, तो ये 10 का पावर 3 आ जाएगा, तो 10 का पावर 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा 10 का पावर 3,
तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझे या नहीं समझे? देखिए यहाँ पर कप्पा का वैल्यू होता है L/A और आपका सेल कांस्टेंट जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है 0.4, ये पूरा वैल्यू ही आ जाएगा। और ये 40 ओम दिया हुआ है ना, सॉरी, तो 40 ओम, हाँ ठीक है, इसलिए मैंने 400 लिख दिया था। ठीक है, 40 था, पॉइंट अगर हटा तो ये 0 आया तो ये 100 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2। ठीक है, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछे हुए हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट आता है उसमें, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पर ओम। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा करके मैंने आपको बताया था, तो यहाँ देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो सॉरी यहाँ पर आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर वाला। तो यहाँ पर देखिए पर ओम दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से मैच करिए आप, यहाँ से पर ओम, देखिए पर ओम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला से यूनिट कैसे मैंने यहाँ सब करके दिखाया है, यहाँ पर मेरे से लिखने में गलती हो गई थी उस समय, यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आपका टोटल यही वाला हो जाएगा, ये वाला, ओम पर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, मुझसे लिखने में गलती हो गई थी उस समय। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आइए यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है आपका, देखिए क्वेश्चन को देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है आपका 0.1 mHNO3 थे, और आपका मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसके लिए मोलर कंडक्टेंस पूछा जा रहा है। अच्छा देखिए, मोलर कंडक्टेंस या तो आप इस सिंबल से दिखाइए और लेमडा से भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंबल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पर कप्पा जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है उसका वैल्यू दिया हुआ है 6.3 इंटू 10 का पावर -2, और ये तो आपका हो गया 1000, और ये हो गया डिवाइडेड बाई मोलरिटी। मोलरिटी कितना दिया हुआ है 0.1। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इजी है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 63 इंटू 10 का पावर -2 10 का पावर 3। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 63 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 630। तो यहाँ पर 630 वाला आंसर आपका आ जाएगा 630। ये पर ओम है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द डिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका MnO4- मैग्नेट जो आयन होता है KMnO4 वाला, वहां से ये रिड्यूस होके क्या हो रहा है, MnO2 बना रहा है। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये हमारा 21 हो गया। देखिए, ये कह रहा है कि ये MnO4 था हमारा, ये बाद में जाके रिड्यूस होके MnO2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरूरी है हम लोगों को, तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस पूरे पर है, ये जो पूरा है MnO4, इस पर टोटल पे ये माइनस हम लोग एज्यूम करते हैं कि है। तो यहाँ जिसका निकालना है उसका हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका x ले लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं x, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा हमारा -2, एक का -2 हो जाएगा। तो -2 और ये 4 ऑक्सीजन है, तो 4 -2 कितना हो जाएगा -8, इक्वल कर दीजिए टोटल के -1 के। तो यहाँ x का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सिमिलरली इसका अगर आप निकालेंगे तो यहाँ x, यहाँ कोई पावर नहीं है, सॉरी यहाँ कोई माइनस प्लस नहीं है, इसलिए इसका एज्यूम करेंगे हम लोग 0। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ 2 है, तो -4 = 0, तो x = 4। यहाँ देखिए ये 7 से 4 हुआ, तो यानी कि क्या हुआ 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या हुआ होगा, ये MnO4 - MnO2 बनने के लिए यहाँ पर ये 7 से 4 हुआ, तो यानी कि ये 3 जो है डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को और लूज किया होगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ रहता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर होता है 1F, तो 3 मोल के लिए कितना हो जाएगा 3F हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3F, 21 का आंसर हो जाएगा आपका 3F। तो ये आपका आंसर हो गया 3F 21 का। अब ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ ए करंट ऑफ 1.5, ठीक है, एम्पियर फ्लोज थ्रू 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, मेटालिक वायर है, 3 घंटे के लिए, 3 आवर्स के लिए, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले तो Q निकालिए आप, I × T से फॉर्मूला होता है। I जो है आपका 1.5 एम्पियर है, और टाइम जो है 3 घंटा दिया हुआ है, तो 3 × 60 × 60 आवर में दिया हो तो इसे सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 162 ये कूलम, इतना के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्यों निकला है आपका। अच्छा, चार्ज जो होता है ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर, वो कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो Q = N ही होता है हम लोग के पास, इसलिए N = Q/E। तो Q क्या है टोटल चार्ज, तो यहाँ ये जो Q आपने लिखा है यहाँ पर ये वाला Q, तो Q की जगह आप यहाँ प्लेस कीजिए, और E कितना है 1.6, तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.01 × 10⁻23। तो 22 का आंसर कितना हो जाएगा 1.01 वाला आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 - 2 इन एसिडिक मीडियम। 1 मोल ऑफ Cr2O7 को करने के लिए क्या होगा। ठीक है, तो ये डाइक्रोमेट आयन है, तो एसिडिक मीडियम में ये जा रहा है, तो क्या हो रहा है, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, फिर से मैं एक रिएक्शन लिखना होगा हम लोगों को इसके लिए, एसिडिक मीडियम के लिए। तो यहाँ पर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में पहले देखिए यहाँ पे हुआ क्या, Cr2O7, ठीक है ना, तो ये आपका, ये मैं फुल रिएक्शन लिख देता हूँ आपके लिए। एसिडिक मीडियम में जब होगा, वो हमारा क्वेश्चन जो है, ये डाइक्रोमेट आयन है, ये डाइक्रोमेट आयन है, तो डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में जब इसे हम लोग ये ब्रेक होगा आयंस में, तो ये Cr2O7 - 2 से ये 2Cr3 + 3 आपका बनेगा 7s2।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ये सब बैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2 है, तो यहाँ भी क्रोमियम 2 है। यहाँ इधर ऑक्सीजन कितना है, 14 है, यहाँ 14 है। ठीक है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है। यानी कि ये बैलेंसिंग करने के दौरान यहाँ पे हमारा कितना इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। तो यानी कि Cr2 माइनस डाइक्रोमेट आयन से ये बनने में हम लोगों का कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अभी आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना 1f चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 6f हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, 6 × 9650। क्यों, क्योंकि 1f = कूलम में कितना होता है, ये होता है 96500। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैल्वेनिक सेल इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, एनोड इज पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट इलेक्ट्रोड विथ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। बी है। सी है कैथोड इज पॉजिटिव। एंड डी क्या है, रिडक्शन ऑकर्स एट कैथोड। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछा जा रहा है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखिए बोल रहा है कि एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। एनोड पॉजिटिव तो होता है नहीं, इसमें तो आपको इनकरेक्ट बताना है। ये तो पहले ही ऑप्शन से देखने से क्लियर हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अब ये 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी of a spontaneous redox reaction into electrical energy। केमिकल से इलेक्ट्रिकल चाहिए, यानी कि ये तो गैल्वेनिक सेल होगा। गैल्वेनिक सेल तो यानी कि पहला नंबर ऑप्शन तो होगा ही गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो होता है नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि ब्रेकिंग होगा देन उसमें केमिकल चेंजेज होगा, तो बी तो होगा नहीं। डेनियल सेल, हाँ डेनियल सेल भी आपका क्या होता है, यानी कि ये जो बात की जा रही है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात की जा रही है, जहां पर केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे गैल्वेनिक सेल भी इसका आंसर होगा और यहाँ डेनियल सेल भी, यानी कि इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ये फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने इस पूरे टेस्ट पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है हम लोगों ने। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशन जो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है 25 क्वेश्चंस को, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से आप लोग को मैं इस क्वेश्चन को आप लोग इसे देख लीजिए। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आप लोग के सामने रख रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, 1 मिनट में अरेंज कर देता हूँ इसे, देन आप इसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए अरेंज कर दिया मैंने। अब आप इसे देखिए एक बार। यही क्वेश्चन था टोटल हम लोगों का। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन है। ये देखिए आपका पूरे इस फ्रेम में आ रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। तो ये पहला पेज था हम लोगों का, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों का ये सेकंड नंबर जो है हम लोगों का है, ये वाला सेकंड नंबर जो है आपका वो सीट कहीं दूसरी जगह चली गई, आप इसे यहाँ से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर, तो ये 4th नंबर क्वेश्चन था ये टोटल। चलिए मिल गया, तो यही है। तो ये 4th नंबर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ मैंने सॉल्व करके रखा था। 4th नंबर ये सारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 4th नंबर आपका हो गया क्लियर। अब यहाँ से हम लोगों का 4th हो गया, 7 तक आपका हो गया यहाँ पर। अब हम लोग इसको 8 नंबर से देखते हैं कि कहाँ पर है क्वेश्चन सब मेरा। तो अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, ये सब 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारा क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका।
अब 8 नंबर के बाद से हमारा क्वेश्चन आएगा 8 9 ये 13 तक हो गया हमारा। 14 के बाद से आपका ये है 14 है, 15 है, 16 है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 17, 18, 19, 20, 21 आपका हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 22, 23, 24, 25, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आप जितना भी एक्सप्लेनेशन है उसे एक बार फिर से वीडियो को आप देखिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को। थैंक यू।